नमस्ते, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धरनाथ बाबू से आग्रह होगा कि आए और माल्यार्पण करें। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ बिहार स्टेट बार काउंसिल। सर से आग्रह होगा श्री योगेश चंद्र वर्मा सर से कि आए और माल्यार्पण करें। अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन पटना हाईकोर्ट और बीएन सिंह सर से आग्रह होगा कि आए और माल्यार्पण करें। मजम से आग्रह होगा कि आए और माल्यार्पण करें और बारी बारी से सभी साथियों से आग्रह रहेगा कि आए और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जना भाई तो फोटो खींच दे। हाथ कट रहा जी। चलो हो गलो। कहना देखियो जान नहीं मैं भेज दो जाए में से भेज दो गान हो गलो बता मुंह देखा इधर देखिएगा उदय भाई आप देखेंगे नहीं हो गया आप देखिए जाएंगे और तने ना वो हम लोग को छोटा वाला वो देखा बाबा साहब अम्बेडकर नहीं नहीं ले डोमिनेट करते हैं। लोहिया ने कहा था कि सामाजिक न्याय में इस बात का भय रहेगा कि जिनकी संख्या बहुत है कहीं पूरे चीज़ों को हड़प नहीं है। तो इसीलिए उस मामले में कर्पूरी ठाकुर साहब एक बेमिसाल थे। वह एक आरक्षण की भी जो उन्होंने बात की तो सम्यक आरक्षण यानी सबों के हित को देखते हुए इस मामले में उनका साथ साथ वह एक ऐसे आदमी थे जो फ्यूडल सिस्टम हो या स्टेट का क्या अत्याचार हो इन सबों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए थे। यह भी उनकी एक खास अपनी एक खूबी थी। कहा गया उनके बारे में कि वे 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और कई बार विरोधी दल के नेता भी रहे। लेकिन उस पूरे काल में वह एक बेमिसाल पॉलिटिकल फिगर थे जिनके बारे पर किसी तरह का राजनीतिक करप्शन का हो या पक्षपात का हो, भाई भतीजावाद हो या कुछ
डेवलपमेंट के मामले में वह तो एक अलग एज ही था। इस मामले में उन पर कहीं भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इस मामले में कहा जा सकता है कि कर्पूरी जी अपने आप में एक हट के एक बहुत बड़े सामाजिक सोशल जस्टिस के नेता थे। और हम समझते हैं कि आज वह रहते तो वह भी जो आज उनके जन्म दिवस पर डाइवर्सिटी इन जुडिशरी की बात हो रही थी, वे इसके पक्षधर थे, हरदम लड़ने वाले थे। और आज के विषय पर मैं कहूं कि जहां तक सवाल है डाइवर्सिटी इन जुडिशरी, तो आज बड़े पैमाने पर लोगों में एक इम्प्रेशन होता जा रहा है कि न्यायपालिका कुछ चंद परिवारों तक ही सीमित हो गया है। बाज़ाब्ता इस पर रिसर्च होके एक करिया मुंडा थे, उनकी एक ऐसे आया, इसमें कहा गया है कि 200 परिवारों तक ही ये सीमित हो गया है। कई तरह के और कंसिडरेशन है। तो यह न तो आम लिटिगेंट के लिए अच्छा है, न जुडिशरी के प्रति जो लोगों का आस्था है उसके प्रति ठीक है। चाहिए रियली डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशरी, चाहिए डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान में कहा ही जाता है कि यह इसमें डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। तो विभिन्नता यहाँ के पॉपुलेशन में विभिन्नता है, एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व के मामले में क्यों होमोजीनिटी या कुछ ही तक यह सीमित रहे। तो चाहिए अभी जो ज़रूरत है कि हर तबके के जो रियल टेस्ट होना चाहिए, जो बेस्ट ब्रेन ऑफ द बार को जजेस में बहाली होनी चाहिए, या सरकारी जो एडवोकेट जनरल बनते हों, सरकारी वकील हों, पैनल को होता है, बेस्ट जो ब्रेन होता है होना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हर तबके के लोग हों, यानी माइनॉरिटीज़ हों, महिला हों, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपुल हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रियम्बल में ही लिखा गया है, सोशल जस्टिस कोई बाहरी शब्द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें कहा गया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी और सबकी बात है। तो अगर हिंदुस्तान में आज एक विवाद हो रहा है, आज लॉ मिनिस्टर ने अत्यंत ही विवादास्पद बयान दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए, एक लॉ मिनिस्टर होके, और वाइस प्रेसिडेंट लॉ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी ने बाज़ाब्ता यूजर्व कर लिया है, क्या शब्द था या हाईजैक कर लिया है। या हाईजैक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को, पूरे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बात करना, या हाई कोर्ट को, हम समझते हैं कि यह गलत चीज़ है। आप इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि आज जो 3 जजों के फैसले के बाद कॉलेजियम सिस्टम बना, जजों के बहाली का सवाल है, जो प्रक्रिया है, लोगों में बहुत ही, इवन जजेस भी लोग इसके बारे में कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं है, वर्तमान भी पुराने ही ढर्रा पर चल रहा है। और जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हम उदाहरण नहीं देंगे, एक बात तो एक लॉ मिनिस्टर, एक कहानी कह दें, बिहार के रवि बाबू मिनिस्टर थे, जो कह रहे थे एक बार नाम जो गया था तेरे, उसमें एक कास्ट के 7 लोग थे, कायस्थ लोग 7 थे, और कारण था सेंटर में एक लाला कायस्थ मिनिस्टर थे, यहाँ भी 2 आदमी लोग थे। यानी इस तरह की बातें देखने ही में कुछ विचित्र लगता है। तो एक जात के इतने लोग हो जाएं और दूसरे जात का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिले, यह तो न्यायपालिका तो डाइवर्सिटी होनी ही चाहिए। बिना, अगर आप चाहते हैं कि संविधान का ठीक पालन हो, संविधान का इंटरप्रिटेशन ठीक हो, तो ज़रूरी है कि हर तबके के लोग आएँ। अगर हर तबके के लोग नहीं रहेंगे तो कानून की जो व्याख्या होती है वह भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हमको याद है, हम एक संबंध कहते हैं, जो मंडल कमीशन का जिन्होंने फैसला दिया था, सावंत साहब, उन्होंने एक जगह कहा है, हम उसको पढ़ देते हैं, कि जजों की बहाली के बारे में कहा है कि वेदर इट इज़ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन ऑफ द जजेस टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट along with political consideration, the class, the caste, community, religion have played dominant roles. In particular, there is a genuine feeling in the country that unless one belongs to proper class or caste, one cannot rise in any walk of life. The feeling is more or less pronounced
in the higher judiciary where the posts are limited. हमारे पास तो आंकड़ा अगर देखा, हम देना नहीं चाहेंगे कि अगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजों की बहाली होती है, कास्ट वाइज अगर देखिएगा तो कास्ट वाइज भी सब है। लेटेस्ट भी 17 के बाद से और 22-23 के भीतर जो बहाली हुई है तो देखा जाएगा कि डाइवर्सिटी वाला जो अवधारणा है वह नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि संविधान के ठीक से चले, उसकी ठीक से व्याख्या हो, तो हर तबके के लोगों को डाइवर्सिटी आज नीड ऑफ द आवर है और तभी सब चीज़ ठीक चल सकता है। लेकिन इस संबंध में हम ये भी कहना चाहेंगे कि भले कॉलेजियम पर लोगों का मतभेद हो, लेकिन 2-3 चीज़ ध्यान रखिए। आज का जो समय अभी रूलिंग पार्टी है जिस तरह भिड़ा हुआ है, उपराष्ट्रपति कहते हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और जुडिशरी को उसको इंटरप्रेट करने का, वाइड डिक्लेयर करने का पावर नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। इंग्लैंड में एक बात थी, इंग्लैंड में जो फाइट होता था पार्लियामेंट में और किंग में, उस समय वहाँ के लिए एक विशेष परिस्थिति में कहा गया कि पार्लियामेंट पावरफुल है। लेकिन हिंदुस्तान में न तो सुप्रीम कोर्ट पावर सुप्रीम है, भले नाम जो हो, और न लेजिस्लेचर है और न एग्जीक्यूटिव है। पावर जहाँ तक तीनों के पावर को बांटा गया है। लेजिस्लेचर को पावर है कानून बनाने का, लेकिन वह कानून में आर्टिकल 13 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के या कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रावधानों के अगर इनकंसिस्टेंट है तो वह उस हद तक वैध है। तो संविधान में ही है, या आप इसको इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि अगर लेजिस्लेचर कुछ कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस होता है, तो कहाँ टेस्ट होगा। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट अपने कानून बना के अपने तो नहीं कहेगा कि हम गलत किए हैं। आर्टिकल 13 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3 दे आर वाइड, ये तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ही कर सकता है। तो यह तो करना होगा जुडिशरी को ही, वही नहीं। एक आर्टिकल 143 क्लॉज 3 है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस का पावर, कोई अगर मसला है तो 5 उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में 5 जजेस फैसला करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा किसी भी कानून को या एग्जीक्यूटिव के एक्सेसेस को एग्जामिन करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। ये एक नया हल्ला जो हो गया कि पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट्री सॉवरेन है आप अपने फील्ड में कानून बनाने में, लेकिन कानून सब कॉन्स्टिट्यूशन के इन कॉन्सोनेंस विथ है कि नहीं है, यह देखा जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। और एक दूसरी चीज़ जो नया आज जो कहा जा रहा है कि आप जहाँ तक कॉलेजियम का सवाल है, कॉलेजियम ध्यान नहीं देता है, डाइवर्सिटी नहीं होता है, उस तरह आलोचना होनी ही चाहिए। लेकिन आखिर कौन डिसाइड करेगा कि बेस्ट ब्रेन, हम कॉलेजियम के तत्काल आज के वर्तमान परिस्थिति में हम समझते हैं कि इस लास्ट इधर आके कानून मंत्री ने यहाँ तक सजेशन दिया है कि हमारे एक प्रतिनिधि को रखिए। हम समझते हैं कि जजों के बहाली में कॉलेज जजेज ही बेस्ट होते हैं। रोज़ आपको बहस करते सुनते हैं, देखते हैं, वह बेस्ट जज होते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन जज। हम इस पर नहीं है कि गलत तो होता ही है, लेकिन वही अगर किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को दीजिएगा तो जजेज जो रोज़ वकीलों का बहस सुनते हैं, देखते हैं, वह बेस्ट जज है। इसलिए उनके द्वारा किया गया, और हम समझते हैं कि इस मामले में इस पावर को पॉलिटिशियन को नहीं दिया जा सकता है। अगर पॉलिटिशियन होंगे तो केवल बंगलिंग होगा, इससे रद्दी जज आएंगे। अभी भी एक से एक खराब जज आते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियन के हाथ में चला जाएगा तो शायद और भी स्थिति खराब हो जाए। क्योंकि अब आज के ज़माने में अब देखा गया है कि जजेज की बहाली का मैटर जाता है। अभी करीब हायर जुडिशरी में 1100 लोग हैं, 700 है, करीब 400 पद खाली है। किस किस ग्राउंड पर भेजा जाता है? आज एक आदमी को उनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लौटा दिया कि उन्होंने एक बार मोदी जी की शिकायत की थी। तो इस तरह के आधार पर कोई आर्टिकल पर सरकार के
कोई वेलफेयर स्कीम की आलू इस आधार पर भेज दिया गया। और भी कई कारण हैं, हम उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। तो आज के परिस्थिति में जिस ढंग से रूलिंग पार्टी भिड़ी हुई है, अगर यही स्थिति रहा तो इनका होल गेम है कि न्यायपालिका पर लोगों का, न्यायपालिका आस्था पर चलता है। एक आदमी को एक जज फांसी देता है, वो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाता है, आजीवन कारावास जाता है, वो समझता है कि जज का व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आस्था पर अगर आप सुबह शाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर रोज न्यायपालिका को अगर गाली देना शुरू करेंगे तो इससे लोगों का आस्था खत्म होगा जुडिशरी पर, और यह देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। और न केवल उसके लिए ही संविधान, हम समझते हैं कि अगर यह स्थिति रही तो अगर जुडिशरी नहीं देखेगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्सेसेस को, तो लोगों को राहत कैसे। एक सुब्रमण्यम साहब का आर्टिकल आया था कि पार्लियामेंट को मान लीजिए सब पावर दे दिया जाए, जुडिशरी को पावर नहीं दे दी जाए। कल इंदिरा गांधी के ज़माने में एक्सेसेस हुआ था, अगर उससे भी अगर कानून बनने लगे कि साहब आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, कौन तब तो जो चाहे। डेमोक्रेसी के लिए यह जरूरी नहीं है कि केवल मेजॉरिटी होने से हर तरह के गलतियों का गुंजाइश रहती है। एक चेक तो चाहिए ही ना, और अगर चेक नहीं रहेगा तो हम समझते हैं इससे लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का एक्सेस बहुत बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन पर न्यायपालिका को जो ताकत है, और इनका अभी का होल गेम है कि हमारा आदमी जाए, और इनका कुछ उस तरह नहीं है। कैसे अंततः तो लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ जो बन रहा है उसमें हमारे भी एक आदमी को दिया जाए, यानी हमारे लोग जाए। यानी शुद्ध रूप से मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह एक कमिटेड जुडिशरी चाहते हैं, आरएसएस या उस तरह के आइडियोलॉजी वालों को चाहते हैं कि न्यायपालिका में है, और इसीलिए इतनी गाली दी जा रही है, रोज़ सुबह शाम शिकायत की जा रही है। तो हम समझते हैं कि साहब डाइवर्सिटी नीड ऑफ द आवर है, डाइवर्सिटी होना ही चाहिए, लेकिन डाइवर्सिटी के नाम पर पूरी व्यवस्था खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और तत्काल अभी के आज के सिचुएशन में कॉलेजियम, हम समझते हैं कि सुधार की ज़रूरत है, सुधार हो जरूर हो, लेकिन कॉलेजियम ख़त्म करके पॉलिटिशियन के हाथ में दे दिया जाए जजों की बहाली, तो यह एक राष्ट्र विरोधी काम होगा, संविधान विरोधी काम होगा, और किसी दृष्टिकोण से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हम बहुत लाए थे, बहुत चीज कई आर्टिकल्स आया है कि disproportionate representation at Supreme Court, a perspective based on caste and religion judging, इसमें पूरा फिगर दिया गया। हम सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि कंक्लूड करते हुए कि डाइवर्सिटी जरूरी है, लोगों के राहत मिले, संविधान की उचित व्याख्या हो, लॉयर्स के हित में भी है, और अभी जो तत्काल जिस ढंग का माहौल बनाया जा रहा है वह उचित नहीं है। इससे लॉयर कम्युनिटी को उठना चाहिए। जरूरी है न्यायपालिका इंडिपेंडेंट हो, फियरलेस हो, फेयर हो, ऑब्जेक्टिव हो, और किसी तरह की अगर बात होती है, यानी अंततः मैं कहना चाहूँगा कि यह इंटरनल मामला है जुडिशरी का। जुडिशरी की जितनी खामी है वह इंटरनल, इसमें सुधार की ज़रूरत है। वकीलों को उठना चाहिए, आवाज़ बुलंद करना चाहिए। पॉलिटिशियन के हाथ में ये नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी में क्या हो, कैसे सुधार हो, क्योंकि अगर ये होता है तो वह अपने आदमी को घुसाएंगे लोग, और लोगों को, आम जनता को राहत नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद।